ठीक है। तो सबसे पहले बीएनएस जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो सीआरपीसी की जगह पे आई है, 1 जुलाई 2024 से लागू हो चुकी है। ठीक है। तो जब हम बेल के प्रोविजंस पे आते हैं, तो जो आपका बीएनएस है उसका चैप्टर 35, चैप्टर मार्कर नहीं है, तो चैप्टर 35 जो है बीएनएसएस का, वो बेल के बारे में बताता है। ठीक है। अब चेंजेस, जो मेजर जो चेंजेस हम उनके बारे में बात करेंगे, तो सबसे बड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा कि जो बेल है, सीआरपीसी में बेल की कोई डेफिनेशन नहीं दी गई थी, लेकिन बीएनएसएस में बेल की डेफिनेशन दी गई। सेक्शन 2 क्लोज बी, यानी बी से बेल, तो सेक्शन 2 क्लोज बी में बेल की डेफिनेशन दी गई कि बेल क्या होती है। तो बीएनएसएस में बेल को डिफाइन कर दिया गया है, ये एक तो चेंज है। अब बेल का मतलब क्या, तो इसमें साफ साफ क्लियर लिखा है, सस्पेक्टेड पर्सन, सस्पेक्टेड अक्यूज, सस्पेक्टेड या अक्यूज या कन्विक्टेड जो किसी ऑफेंस के लिए है, उसको सर्टेन कंडीशंस पे, कोर्ट की सर्टेन कंडीशंस पे रिलीज किया जाना, बेल बॉन्ड पे रिलीज किया जाना बेल है। ठीक है। उसके बाद अब सेक्शन 2B में बेल की डेफिनेशन में एक वर्ड आया बेल बॉन्ड। तो बेल बॉन्ड क्या है, तो बेल बॉन्ड को भी बीएनएसएस में डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लोज डी में, यानी 2D में बेल बॉन्ड को डिफाइन किया गया है। तो बेल बॉन्ड में क्या है, बेल बॉन्ड में ये है कि कोई थर्ड जो अक्यूज है उसके अलावा कोई अदर पर्सन उसकी श्योरिटी दे रहा है कि जी ये जो कोर्ट की कंडीशंस है इनको ये कंप्लाई करेगा, इनको ये मानेगा, टाइम टू टाइम कोर्ट में आए, कोर्ट पे हाजिर होगा टाइमली, मैं इसकी श्योरिटी देता हूँ। और श्योरिटी के तौर पे गाड़ी की आरसी, जमीन के पेपर वगैरह ये सब, वो हो बेल बॉन्ड, यानी किसी तीसरे आदमी की श्योरिटी पे रिलीज करना बेल बॉन्ड। जमानती जिसको आप बोलते हो कि कोई इसकी जमानत दे रहा है, तो जमानत देने वाला कौन होता है, जमानती, कि जी मैं इसकी जमानती दे रहा हूँ और ये टाइम टू टाइम कोर्ट आएगा, कोर्ट की जो कंडीशंस है उन सबको मानेगा, अगर ब्रीच करता है तो आप मुझे पकड़िए और श्योरिटी के तौर पर मेरी गाड़ी के कागजात, जमीन के कागजात या और किसी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स श्योरिटी के तौर पर रखिए। अब क्लोज 2E है, मैंने बताया 2B में बेल बॉन्ड को डिफाइन कर दिया। ये सारी नई चीजें डिफाइन की गई, सीआरपीसी में नहीं, बीएनएसएस में है। तो उसके बाद बॉन्ड को डिफाइन कर दिया गया 2D में, सॉरी 2D में बेल बॉन्ड को, 2B में बेल को, और 2E में डिफाइन किया गया है ओनली बॉन्ड को, जिसको आप कह सकते हो पर्सनल बॉन्ड, श्योरिटी बॉन्ड, या कह सकते हो पर्सनल अंडरटेकिंग। बेल बॉन्ड में तो क्या अंडरटेकिंग कोई थर्ड पर्सन दे रहा है, मतलब अक्यूज के अलावा कोई दे रहा है, और इसमें बॉन्ड में मैं खुद अंडरटेकिंग देता हूँ, ये मेरी गाड़ी कागज रखो, मैं, मेरा कोई जमानती नहीं है, मैं खुद श्योरिटी दे रहा हूँ कि अगर मैं ब्रीच करता हूँ, कोर्ट की कंडीशंस को कंप्लाई नहीं करता हूँ, तो आप मेरी श्योरिटी जब्त कर लीजिए। ठीक है। तो मतलब अंडरटेकिंग विद श्योरिटी है ना, ये आपका हो गया, तीनों चीजों को डिफाइन किया गया है बीएनएस। उसके बाद चैप्टर 35 और बीएनएसएस, मैंने बताया कि चैप्टर 35 बताता है बेल के बारे में। सेक्शन 179 आप राइट डाउन कर लीजिए। सेक्शन 179 जो सीआरपीसी में था सेक्शन 436, सेक्शन 436, अब बीएनएस में होगा सेक्शन 479 यानी 479।
479 क्या करता है, इसमें सेक्शन 36 बात करता था किसकी, रेगुलर बेल, इसमें भी सेम वही। हाँ, इसमें एक नई चीज जोड़ दी गई है, बीएनएसएस का सेक्शन 479 की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें एक नई चीज जोड़ दी गई है, वो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर। ये वेलकम चेंज है लेजिस्लेचर के, बहुत अच्छे चेंज इन्होंने किए हैं इसमें, जो टाइम को देखते हुए उसकी सख्त जरूरत है। तो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर, अब फर्स्ट टाइम ऑफेंडर के लिए क्या कहा गया है कि अगर कोई पर्सन फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है और वो अंडर ट्रायल 1/3 अपनी पनिशमेंट का गुजार चुका है, यानी जेल में 1/3 हिस्सा जो उसको सजा होती उसका 1/3 हिस्सा उस सजा का वो गुजार चुका है, तो ही इज एंटाइटल्ड फॉर दी बेल, वो बेल के लिए लायबल है, उसको बेल दी जाएगी। दूसरा, 1/2 सब्सिक्वेंट ऑफेंडर के लिए, कोई दूसरे बार ऑफेंड कर रहा है, कह सकते हो दूसरी बार आया, तीसरी बार आया, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर नहीं है मतलब, उसके लिए 1/2, अगर वो अपनी सजा का 1/2 गुजार चुका है तो वो भी एंटाइटल्ड फॉर बेल, वो भी बेल के लिए एंटाइटल्ड रहेगा। अब अंडर प्रिजनर्स में दोनों चीजें देख लो आप, तो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है तो 1/3 और फर्स्ट टाइम नहीं है तो हाफ, अपनी जो सजा है टोटल उसका हाफ गुजार चुका है, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर में अपनी सजा का 1/3 हिस्सा गुजार चुका है। अब इसमें एक सुप्रीडेंट ऑफ जेल, उसकी ये नेसेसरी रहेगा उसके लिए कि वो हर साल इनको रिपोर्ट करेगा, सुप्रीडेंट ऑफ जेल जो है वो रिपोर्ट फर्निश करेगा ही करेगा, ठीक है। उसके बाद बेल के प्रोविजन और देख लीजिए क्या क्या चाहिए। तो सेक्शन आपका 437 पे हमने बात की, क्या क्या चेंज हुए, 437 पे बात की, 437 में बेल के प्रोविजन थे, अब बीएनएसएस में 480 हो गया, यानी 480, सेक्शन 480 ऑफ दी बीएनएसएस का प्रोविजन 3 क्या कहता है, बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, समझने की कोशिश करें। तो बीएनएसएस का सेक्शन 480 क्या कहता है बीएनएसएस का, तो प्रोविजन 3 जो है जिसमें चेंज वो कहता है अगर किसी को बेल मिल जाती है, मान लीजिए किसी को बेल मिल गई, तो बेल को आप इस ग्राउंड पे रिफ्यूज नहीं कर सकते, रेसिस्ट नहीं कर सकते कि जी इस पर्सन की विटनेस आइडेंटिफिकेशन के लिए, एविडेंस आइडेंटिफिकेशन के लिए या आइडेंटिफिकेशन परेड के लिए इस व्यक्ति की जरूरत है हमें, तो हमें कस्टडी दीजिए, बेल कैंसिल कीजिए, आप ऐसा नहीं कर सकते। यानी किसी को बेल मिल गई है तो आप उसकी बेल को इस ग्राउंड पे रिफ्यूज नहीं कर सकते कि इस आदमी की पुलिस को जरूरत है किसके लिए, विटनेस आइडेंटिफिकेशन के लिए, एविडेंस आइडेंटिफिकेशन के लिए या फिर आइडेंटिफिकेशन परेड के लिए, वो अलग मैटर है, वो आपकी हेडेक है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की हेडेक है, लेकिन इस ग्राउंड पे आप किसी की बेल को नहीं रोक सकते। उसके बाद पहले क्या एक प्रोविजन था, वो ये था कि किसी व्यक्ति को मान लीजिए पहले 14 दिन की कस्टडी, पुलिस कस्टडी 14 दिन की होती थी, अब उसको चेंज करके 15 दिन का कर दिया है, कस्टडी को चेंज करके कितने दिन का कर दिया, 15 दिन का कर दिया है। इसमें एक नई चीज ये है कि पहले किसी को जरूरत थी कि 14 दिन पुलिस ने कस्टडी ली, उसके बाद भी कस्टडी 14 दिन के बाद कस्टडी नहीं दी जाती थी, जुडिशियल कस्टडी ही मिलती। अब ऐसा नहीं है, अब 15 दिन के बाद, पहले 15 दिन पुलिस कस्टडी के बाद भी अगर पुलिस कस्टडी की डिमांड करती है तो कस्टडी पुलिस को दी जा सकती है, ठीक है। लेकिन ये भी सोल ग्राउंड नहीं होगा बेल रिफ्यूज करने का कि पुलिस को और कस्टडी चाहिए, इस वजह से बेल को रेसिस्ट किया जाए। देयर इज नो सेल्फ ग्राउंड टू रिफ्यूज द बेल। तो 15 दिन के बाद, पहले 15 डेज के बाद भी पुलिस कस्टडी मिल सकती है, लेकिन देयर इज नो सोल ग्राउंड ऑफ द रिफ्यूज
उसके बाद सेक्शन 484 ऑफ बीएनएसएस जो बात करता है एंटिसिपेटरी बेल की, और सीआरपीसी में सेक्शन 438 सेक्शन 438 बात करता था एंटिसिपेटरी बेल की, जो अब बीएनएसएस में हो गया 484 जो बात करता है बीएनएसएस में बेल की। तो एंटिसिपेटरी बेल सबको पता है, बेल बिफोर अरेस्ट, यानी अरेस्ट करने से पहले ही बेल मिल जाए। किसी आदमी को डर है कि उसके नाम को खराब करने के लिए उस पर केस किया गया है, या उसके काम को रोकने के लिए उसे अरेस्ट किया जा सकता है, मैलिस प्रोसिक्यूशन है, तो वो आदमी जाके पहले ही बेल के अरेस्ट होने से पहले ही कोर्ट में जाके बेल ले सकता था, जिसको बोलते हैं एंटिसिपेटरी बेल, कि मुझे किसी झूठे केस में फंसाया जा सकता है, मुझे ये अंदेशा है, मेरे खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो मुझे एंटिसिपेटरी बेल दी जाए। उसे मिलती थी, अलग अलग ग्राउंड पे मिलती थी, अब भी वो प्रोविजन, लेकिन सेक्शन 438 क्लोज 4 ऑफ सीआरपीसी में एक प्रोविजन था कि अंडर 12 इयर्स किसी गर्ल्स के साथ, वुमेन के साथ अगर रेप होता है तो देयर इज नो एंटिसिपेटरी बेल, उसको एंटिसिपेटरी बेल नहीं दी जा सकती, नो एंटिसिपेटरी बेल इफ एनी पर्सन सस्पेक्टेड ऑफ अक्यूज ऑफ द रेप अंडर 12 इयर्स वुमेन। लेकिन अब ये ग्राउंड क्या कर दिया देखिए, अब ये ग्राउंड क्या करता है, सेक्शन 65 ऑफ बीएनएसएस में रेप के प्रोविजन, उसमें क्या कर दिया, रेप अगर आपने अंडर 16 इयर्स किसी वुमेन के साथ रेप का दोषी है तो उसको नो एंटिसिपेटरी बेल, अंडर 12 इयर्स 12 साल की महिला के साथ रेप का वो है तो भी नहीं, 16 साल की महिला के साथ है तो भी नहीं। अब उसके बाद गैंग रेप, इसमें एक नया क्लोज जोड़ा है, बड़ा अच्छा चेंज किया गया है लेजिस्लेचर द्वारा, बड़ा वेलकम चेंज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा टेक्निकल समझने की कोशिश करें कि पहले था ओनली 12 साल की लड़की के साथ अगर वो रेप हुआ है तो नो एंटिसिपेटरी, अब 12 साल के साथ हुआ नो एंटिसिपेटरी, 16 साल के साथ हुआ नो एंटिसिपेटरी, प्लस गैंग रेप अगर 12 हो 16 और 18, अगर गैंग रेप 18 साल की के साथ भी हुआ है तो गैंग रेप के मामले चाहे वो 12 साल के साथ हुआ, 16 साल के साथ, 18 साल के साथ, गैंग रेप में नो एंटिसिपेटरी बेल, तो गैंग रेप में नो एंटिसिपेटरी बेल, ये बड़ा अच्छा प्रोविजन इसमें चेंज किया गया है। तो ये थे बेल के प्रोविजन जो आपके बीएनएसएस में चेंज किए गए हैं, बड़ा अच्छा चेंज किया गया है सीआरपीसी बीएनएस